नमस्कार मेरे भाई और बहनों, आपका स्वागत है एक और रिवीजन लेक्चर के अंदर। आज हम बिजनेस स्टडीज का 9th चैप्टर हम रिवाइज करने वाले हैं, सीरियल ऑर्डर वाइज नहीं, मतलब नंबर ऑफ चैप्टर्स। हम आज हमारा जो चैप्टर रिवाइज करने वाले वो 9th चैप्टर है और टेक्निकली चैप्टर नंबर हमारा 6 है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, स्टाफिंग। तो स्टाफिंग स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे चैप्टर में से क्या डिलीट हुआ है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक छोटा सा पार्ट है, बड़े से चैप्टर में से छोटा सा पार्ट डिलीट किया है। और अभी हम देखते आ रहे हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स में से बड़े बड़े पार्ट डिलीट मारे थे। अब इन्होंने एक काम क्या किया है, बड़े चैप्टर से एक छोटा सा पार्ट डिलीट मारा है, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है और बच्चे ज्यादातर इसको अवॉइड ही करके जाते थे, इग्नोर ही करके जाते थे और एग्जाम में इतना पूछा भी नहीं जाता था। मतलब ये कह लो लास्ट 10 साल में एक बार पूछा गया और उतना रेलेवेंट भी नहीं था, इसलिए सीबीएसई ने इसको डिलीट भी मार दिया। तो स्टार्ट करें चैप्टर बिना किसी टाइम वेस्ट करे हुए। तो सबसे पहले एनर्जी थोड़ी तेज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम मतलब समझेंगे स्टाफिंग के मीनिंग का। तो फटाफट से मीनिंग देखेंगे, जूम कर रहा हूं मैं वीडियो को, उसको स्क्रीन को। तो स्टाफिंग का मतलब क्या है, राइट पर्सन ऑन राइट पोजीशन, पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट पोजीशन, मतलब सही इंसान को सही जॉब पर बिठाना, इसको स्टाफिंग बोला जाता है। मतलब ये कि अगर कोई पर्टिकुलर काम है तो वो उस पर्सन से करवाना चाहिए जो उस काम में क्वालिफाइड हो। ठीक है, तो राइट पोजीशन पर राइट इंसान को बैठाएंगे, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्टाफिंग बोलते हैं। बुक में इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं, वो सारी सही हैं, आपको जो इजी लगता है आप वो याद रखें। अच्छा, एक बात और इसमें बात बोली गई है, स्टाफिंग का मतलब सिर्फ वैकेंसी भरना नहीं होता। स्टाफिंग का मतलब ये होता है कि जो वैकेंसी भर चुकी है वो भरी रहे, वो खाली ना हो, इस चीज को भी स्टाफिंग का ही पार्ट बोला जाता है। तो एक बार देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो स्टाफिंग हैज डिस्क्राइब एज अ मैनेजरियल फंक्शन, ये मैनेजर का फंक्शन है, ऑब्वियसली बात है। फिलिंग, क्या लिखा हुआ है, फिलिंग मतलब आपको जॉब जो है वो फिल तो करनी ही करनी है, लेकिन इसके साथ जो पोजीशन फिल हो गई है उसको भरा भी रखना है, आप ऐसा ना हो कि वो खाली हो जाए। तो ये चीज होती है हमारी स्टाफिंग का मतलब पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। और इसके अलावा फिल तो करना ही करना है, लेकिन उसको भरा भी रखना है, इट हैज टू बी कीप फिल्ड। ये आपको चीज क्लियर हो गई होगी। अब सबसे पहले मतलब समझते हैं स्टाफिंग प्रोसेस की। देखो, मैं बुक के हिसाब से बुक के सारे कॉन्सेप्ट में आपको रिवाइज कराने वाला हूं, लेकिन टॉपिक्स आगे पीछे हो सकते हैं इन कंपैरिजन टू योर बुक्स। मैं नोट्स के हिसाब से करा रहा हूं, तो आप नोट्स के हिसाब से चलिए। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक के पेजेस को लट सकते हैं और ये वाला टॉपिक ऑन कर लीजिए, स्टाफिंग प्रोसेस का। स्टाफिंग प्रोसेस बहुत ही अच्छी प्रोसेस है और ये बहुत ही ज्यादा पूछी जाने वाली प्रोसेस है और इसके अंदर से केस स्टडीज निकाल निकाल के पूछा जाता है। 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन इसमें से फ्रीक्वेंटली पूछे जा चुके हैं, और खासकर केस स्टडीज। ऐसा भी नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली केस स्टडीज इसमें से पूछते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा स्टाफिंग प्रोसेस में, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। देखो क्या होता है, जब भी आपको कोई पर्टिकुलर काम करवाना होता है तो उससे पहले आप ये देखते हो कि मुझे कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये काम कितने लोग कर पाएंगे, ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है कि मुझे कितने लोग और चाहिए। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि कितने लोग चाहिए उस पर्टिकुलर काम को करने में। क्या बोला मैंने, सबसे पहले ये चेक किया जाता है कोई भी काम करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। मतलब मान के चलो फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये पेंट करवा रहा हूं, अगर मैं पेंट करवा रहा हूं तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा ना कि पेंट रूम कितना बड़ा है और इसके अलावा इसमें कितने लोग चाहिए होंगे, कितना सपोर्ट वर्कर चाहिए होगा, ये सारी चीज हम चेक करेंगे। उसके बाद ये चेक करेंगे कितने लोग हमारे पास ऑलरेडी हैं। पहली चीज चेक करेंगे कितने लोग चाहिए होंगे उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए, और दूसरा ये चेक करेंगे कितने लोग हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर जो हमारे पास लोग अवेलेबल है वो सफिशिएंट है तो हम कोई भी नया सिलेक्शन नहीं करेंगे, नई नौकरी नहीं देंगे। लेकिन अगर हमको लगता है कि हमारे पास जो लोग अवेलेबल हैं वो कम है जितनी जरूरत है उनसे, तो हम क्या करेंगे, मार्केट में एडवर्टाइज करेंगे, न्यू एम्प्लॉयज को हायर करेंगे। तो पहला स्टेप उन्होंने बोला है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी उसको एस्टिमेट किया जाता है।
और ये दो तरीके से एस्टिमेट किया जाता है, वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस। आई रिपीट, वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड का मतलब क्या होता है, कितने लोग और कौन कौन सी क्वालिफिकेशन वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी उस काम को करने के लिए। और वर्कफोर्स एनालिसिस बोलता है कितने लोग और कौन कौन सी क्वालिफिकेशन वाले लोग ऑलरेडी हमारे पास हैं। ये चीज हमारी चीज आती है इसके अंदर, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट के अंदर। तो वर्कलोड ज्यादा है और वर्कफोर्स कम है तो हम न्यू सिलेक्शन करेंगे, और वर्कलोड अगर कम है और वर्कफोर्स ज्यादा है तो हम फर्दर सिलेक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला क्या हमको जरूरत पड़ेगी और कितना हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ये चीज हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर, वो है हमारा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट बड़ा ही अच्छा स्टेप है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सर्च करना। क्या बोला मैंने, मेन इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर क्या है, सर्च करना, किसको, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को। ये की लाइन है इस पॉइंट की, सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, मतलब ऐसा एम्प्लॉय जो हमारा बन सकता है उसको ढूंढना, इसको बोला जाता है रिक्रूटमेंट। और इनको इन्फ्लुएंस करना कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई कर दे, इस चीज को बोला जाता है रिक्रूटमेंट। व्हाट आई जस्ट सेड, रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप अपने प्रोस्पेक्टिव मतलब होने वाले एम्प्लॉय को ढूंढते हो और उनको इन्फ्लुएंस करते हो कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आए और इंटरव्यू दें या जॉब के लिए अप्लाई करें। और जो ढूंढना होता है, हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ढूंढ सकते हैं और बाहर भी ढूंढ सकते हैं, मतलब हम इंटरनली रिक्रूट भी कर सकते हैं और एक्सटर्नली रिक्रूट भी कर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत बड़ा भी टॉपिक डिटेल में पढ़ने वाले हैं, स्टे ट्यून्ड। तीसरा स्टेप आता है हमारा सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमने ये रिक्वायरमेंट देखी कितने लोग हमको चाहिए, फिर हमने उनको ढूंढना चालू किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उनके बहुत सारे टेस्ट लेंगे, इंटरव्यूज लेंगे, मतलब हम राइट कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे। क्या बोला मैंने, हम राइट कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे अलग अलग पोजीशंस के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और सिलेक्शन में हमको बस ये दिमाग में दो बातें दिमाग में रखनी है, पहला ये कि हमको सब में से कौन सा एम्प्लॉय मिले, बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट हमको मिले, और दूसरा जो एम्प्लॉय हमने सेलेक्ट किया है उनकी जो सेल्फ स्टीम होनी चाहिए वो बहुत हाई होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अदरवाइज वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज हमारी चीज तीन स्टेप हमारे क्लियर हो गए, कितने लोग चाहिए, फिर ढूंढेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे। फिर आता हमारा फोर्थ स्टेप, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। इसमें दो वर्ड्स हैं, दोनों को एक्सप्लेन करना है। प्लेसमेंट, प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जिस चीज के लिए आपने उसको नौकरी पर रखा है, जिस चीज के लिए आपने उसको सेलेक्ट किया है, उसको वो पर्टिकुलर जॉब समझाना कि उसको किस बात के लिए नौकरी दी गई है, उस चीज को बोला जाता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, पुटिंग द सेलेक्टेड कैंडिडेट एट अ पर्टिकुलर जॉब पोजीशन, मतलब उसको पर्टिकुलर जॉब में वापस लोकेशन देना। प्लेसमेंट ओरिएंटेशन मतलब होता है कि जो राइट पर्सन को राइट प्लेस पर जो आपने सेलेक्ट किया है उसको उसकी पोजीशन पर रखना, इस चीज को बोला जाता है प्लेसमेंट। और जो सेकंड वर्ड है ओरिएंटेशन, उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। सेकंड वर्ड ओरिएंटेशन है, उसका क्या मतलब होता है, उसका मीनिंग होता है, अच्छा ओरिएंटेशन को इंडक्शन भी बोला जाता है, ध्यान रखना, ओरिएंटेशन को इंडक्शन भी बोला जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि जिस एम्प्लॉय को आपने सेलेक्ट किया है उसको ऑर्गेनाइजेशन से फैमिलियर कराना, उसको लोगों से जान पहचान करवाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस समझाना। ऐसा क्यों किया जाता है, जस्ट बिकॉज कि वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करना बंद करते, क्योंकि जब हम किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाते हैं तो पहला एक हफ्ता हम बहुत ही ऑकवर्ड फील करते हैं, क्योंकि न्यू प्लेस होती है, न्यू पीपल होते हैं, तो हमको एडजस्ट करने में थोड़ा सा इशू आता है। तो यही चीज उन्होंने बोली है कि जैसे हम उनको सेलेक्ट कर लिया, पहले उनको बताओगे आपको क्या काम करना है, फिर लोगों से मिलवाओगे और उनको फैमिलियर करवाओगे। फिर हमारा फिफ्थ स्टेप आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ट्रेनिंग का मतलब होता है जो उनको स्किल्स देनी है पर्टिकुलर काम को करने के लिए, वो उनको सिखाना कि आपको एक्चुअल में क्या काम करना पड़ेगा, जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर सके, एनहेंस कर सके, इंक्रीज कर सके। इस चीज को बोला जाता है ट्रेनिंग। आई रिपीट, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, वो नेसेसरी स्किल्स, वो नेसेसरी नॉलेज उस पर्टिकुलर सेलेक्टेड कैंडिडेट में, सेलेक्टेड एम्प्लॉय में इनपुट करना, जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके, जिस पर्टिकुलर काम के लिए उसको सेलेक्ट किया गया है उस पर्टिकुलर काम को वो अच्छे से कर सके।
फिर तीसरी चीज आती है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, ट्रेनिंग का थोड़ा सा एक्सटेंशन पार्ट होता है, और ट्रेनिंग के और डेवलपमेंट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप उसकी कॉम्पिटेंसी इंक्रीज कर रहे हो, आप उसको ग्रोथ करा रहे हो, उसको डेवलपमेंट करा रहे हो, उसकी ओवरऑल स्किल्स को इंक्रीज कर रहे हो, जिससे आगे चलकर वो फ्यूचर में बिगर पोजीशंस को हैंडल कर पाएगा। क्या बोला मैंने, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें आप किसी पर्सन की कैपेबिलिटी स्किल्स तो आप ट्रेनिंग में इंप्रूव कर देते हो, आप उसकी पर्सनालिटी ग्रो करते हो, उसको ग्रोथ कराते हो, जिससे वो आगे चल के फ्यूचर में सीनियर पोजीशंस को हैंडल कर पाएगा। ये चीज कहलाती है हमारी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देर आफ्टर हमारा 6 पॉइंट आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब ये चीज होती है कि जो भी वो काम कर रहा है आपको उसको टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, इवेल्युएट करना चाहिए, और ये चेक करना चाहिए कि उस पर्सन में पोटेंशियल है फ्यूचर में सीनियर पोजीशन होल्ड करने का या नहीं। क्या बोला मैंने, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब ये होता है कि जो भी परफॉर्मेंस वो दे रहा है, जो भी इंडिविजुअल पर्सन है, वो जो परफॉर्मेंस जिस पोजीशन पर उसको काम करने के लिए रखा गया है वो कैसे काम कर रहा है, आप उसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट मतलब आप उसको देखो, इवेल्युएट करो और चेक करो उस पर्सन में पोटेंशियल है कि नहीं है, उसको ऑर्गेनाइजेशन में रखे रहना चाहिए नहीं रखे रहना चाहिए, क्या वो प्रमोशन के लायक है कि नहीं लायक है। तो ये सारी चीजें चेक करी जाती है किसके अंदर, परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर। देर आफ्टर हमारा 7 पॉइंट आता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। इसमें क्या चीज होती है जरा एक बार हम वो भी देख लेते हैं। परफॉर्मेंस एंड करियर प्लानिंग के अंदर ये चीज होती है कि आपने अप्रेजल कर लिया, पोटेंशियल चेक कर लिया, उसका पोटेंशियल अच्छा है तो उसको टाइम टू टाइम क्या देते हो, आप हायर पोजीशन पे उनको प्रमोट करते हो, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हो, हायर स्टेटस देते हो और हायर सैलरी देते हो इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन। इस चीज में क्या होता है, आप उसको जॉब सेटिस्फेक्शन भी दे रहे होते हो, उसको आप चैलेंजिंग टास्क भी दे रहे होते हो, तो उससे चीज क्या होती है, वो प्रमोशन होता है और उसका करियर प्लान होता है कि हम आगे अच्छी राह पर चल रहे हैं। और लास्ट स्टेप होता है हमारा स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन का मतलब क्या होता है, जो भी आपने उससे एफर्ट्स करवाए हैं उसके बदले में आप उसको पे कर रहे हो। ये कॉम्पनसेशन वर्ड हमने कहां से सीखा है, हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स से सीखा है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज वर्ड से। तो वही कॉम्पनसेशन यहाँ पे भी आ गया है कि कॉम्पनसेशन दो तरीके से हम देते हैं, एक टाइम के हिसाब से जिसको हम सैलरी बेसिस बोलते हैं, और दूसरा परफॉर्मेंस के हिसाब से जिसे हम इंसेंटिव्स बोलते हैं। तो ये थी हमारी पूरी स्टाफिंग की प्रोसेस। एक बार मैं वन शॉट डिवीजन एक बार फिर से करा देता हूं। सबसे पहले एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितने लोग चाहिए होंगे, दो तरीके से पता लगाते हैं, वर्कलोड कितना है और वर्कफोर्स हमारे पास कितनी है। दूसरा रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सर्च करना अपने प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को, वो हम इंटरनली भी कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी कर सकते हैं। तीसरी चीज होती है हमारी सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास कैंडिडेट्स आए हैं उसमें से बेस्ट सेलेक्ट करना। उसके बाद आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जो पर्सन को आपने सेलेक्ट किया पर्टिकुलर पोजीशन के लिए उसको वहां पर प्लेस करना, उसको उसकी जॉब के बारे में समझाना। देयर आफ्टर प्लेसमेंट के बाद हमने एक वर्ड पढ़ा था ओरिएंटेशन, उसको इंडक्शन भी बोला जाता है। इसका मतलब ये चीज होता है कि उस एम्प्लॉय को उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी चीजें समझाना, रूल्स एंड रेगुलेशन समझाना, वहां के लोगों से इंट्रोड्यूस करना, जिससे वो तुरंत काम करना चालू कर सके विदाउट एनी डिले। क्यों? क्योंकि जब उसको पता ही नहीं होगा क्या काम करना है, किससे बात करनी है, किससे रिपोर्ट लेनी है, तो वो खाली बैठा रहेगा। तो हम उसकी जान पहचान करवाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन समझाते हैं, जिससे वो इमीडिएटली सेटल हो जाए और वो तुरंत से तुरंत काम करना चालू कर दे। ध्यान रखना, जो मैं अभी वर्ड बोला ना, इमीडिएट सेटल हो जाए, काम करना चालू कर दे, इस पर 1 नंबर की केस स्टडी आ चुकी है कि ये क्या करते हैं कि इमीडिएटली सेटल हो जाए, वो डिले बिना डिले हुए काम करना चालू कर दे। द आंसर वाज ओरिएंटेशन या फिर इंडक्शन। इसके अलावा हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, जो भी स्किल्स जो भी नॉलेज चाहिए उसको पर्टिकुलर काम करने के लिए, जैसे उनकी परफॉर्मेंस को एनहेंस कर पाए, उसको हम ट्रेनिंग बोलते हैं। और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज में कॉम्पिटेंसी को डेवलप कर रहे हैं, उसको ग्रोथ करा रहे हैं, जिससे वो आगे चल के फ्यूचर में सीनियर पोजीशंस को हैंडल कर पाएगा। इसके बाद हमने देखा परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब ये चीज होती है कि जो भी वो काम कर रहा है, जो भी उसकी परफॉर्मेंस है, उसको सिस्टमैटिकली इवैल्यूएट करना और ये चेक करना उसका पोटेंशियल है कि नहीं। देयर आफ्टर प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन करियर प्लान के अंदर ही हमने ये चीज देखी कि उसको टाइमली हमको प्रमोट करना चाहिए, हायर पोजीशन, हायर वर्क, हायर स्टेटस, हायर सैलरी देनी चाहिए, उसको जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए, चैलेंजिंग टास्क देने चाहिए। ये था हमारा प्रमोशन करियर प्लानिंग। देयर आफ्टर हमारा कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन का मतलब क्या होता है,
कि आप उसको क्या पे कर रहे हो, टाइम के हिसाब से क्या पे कर रहे हो, परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या पे कर रहे हो। तो ये चीज थी हमारी स्टाफिंग प्रोसेस। एक बार इसी चैप्टर में से क्वेश्चन आया था पिछले साल, पिछले से पिछले साल आया था, 6 नंबर में क्वेश्चन आया था, और उसमें यह बात बोली गई थी कि मान के चलो रमेश है, एक पर्टिकुलर मैनेजर है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर रहा है, कुछ एम्प्लॉयज को ढूंढ रहा है। ढूंढने के लिए उसने इंटरनली भी ढूंढा और एक्सटर्नली भी ढूंढा। तो बताओ इसके बाद वो कौन कौन से स्टेप्स लेगा, इसके बाद वो कौन कौन से स्टेप्स लेगा, ये क्वेश्चन आया था बोर्ड्स के अंदर। तो बच्चों को स्टाफिंग प्रोसेस समझानी थी। स्टाफिंग के पॉइंट नंबर 2 3 से लेकर पॉइंट नंबर 8 तक एक्सप्लेन करना था कि उसके बाद वो सिलेक्शन करेगा, फिर प्लेसमेंट ओरिएंटेशन करेगा, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करेगा, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल करेगा, प्रमोशन करियर प्लानिंग करेगा और लास्ट में कॉम्पनसेशन पे करेगा। बट बच्चों ने इसका आंसर क्या लिख दिया, सर वो सिलेक्शन करेगा। तो बच्चों ने सिलेक्शन की प्रोसेस भी लिख दी। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर सिलेक्शन प्रोसेस नाम का कोई टॉपिक है हमारे कोर्स में? द आंसर इज यस, कि हमारे कोर्स में सिलेक्शन प्रोसेस नाम का भी टॉपिक है जो हम अभी ही पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से इस चीज को हम देख लेते हैं। अब हम पढ़ने वाले सिलेक्शन प्रोसेस कि कैसे किसी एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया जाता है। तो देखो सबसे पहले क्या चीज होती है हमारे पास, बहुत अगर हम आउटसोर्स करते हैं, अगर हम बाहर से किसी एम्प्लॉय को ढूंढते हैं तो हमने एडवर्टाइजमेंट करी होगी, हमने रिक्रूटमेंट बाहर एक्सटर्नल किया होगा, हमने बाहर ढूंढा होगा कि कोई पर्टिकुलर हमारे एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आए और अप्लाई करे। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे क्या आते हैं, रिज्यूम्स आते हैं, सीवीज आती हैं, एप्लीकेशंस आती हैं। तो क्या हम हर एक को कॉल करके इंटरव्यू के बुलाते हैं? द आंसर इज नो। हम सबसे पहले उसमें से कुछ छटाई करते हैं, कुछ जो अनवांटेड होते हैं, जो अनक्वालिफाइड लोग होते हैं, उनको पहले ही स्क्रीनिंग में हटा देते हैं, जिसको हम शॉर्ट लिस्टिंग भी बोलते हैं। तो पहला स्टेप हमारा प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग या फिर शॉर्ट लिस्टिंग। इसमें उन लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाता है जो या तो अनक्वालिफाइड होते हैं या जो अनसुटेबल होते हैं उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, और उन्होंने जो इंफॉर्मेशन आपको एप्लीकेशन में प्रोवाइड करी है। तो किसको एलिमिनेट कर दिया जाता है? अनक्वालिफाइड या अनसुटेबल कैंडिडेट्स को पहले ही स्टेप में एलिमिनेट कर दिया जाता है, और उसके बाद उनको बाकियों को कॉल करके बुलाया जाता है। किस चीज के लिए? टेस्ट वगैरह के लिए बुलाया जाता है। तो हम फिर क्या लेते हैं? सिलेक्शन टेस्ट लेते हैं। सिलेक्शन टेस्ट में चैप्टर के लास्ट में है, तो मैं आपको बाद में आराम से समझाऊंगा सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में क्या क्या चीजें होती है एक बार हम जरा ये डिस्कस कर लेते हैं। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ सिलेक्शन टेस्ट में होता क्या क्या है। तो देखो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, यहाँ पे लिखा हुआ टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। तो ध्यान रखना ये 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नोट्स प्रिंट आउट है तो उसको मार्क कर लेना, नहीं है तो बुक में जो भी आपके जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो उसमें मार्क कर लेना टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। तो ये 5 तरीके के टेस्ट हैं जो भी किसी कैंडिडेट के लिए जाते हैं। सबसे पहला होता है इंटेलिजेंट टेस्ट, जहां पे चेक किया जाता है कि सामने वाला पर्सन कितना इंटेलिजेंट है। इसके अंदर वो क्या पूछते हैं? वो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछते हैं, वो जनरल जीके के क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, तो उससे आपकी इंटेलिजेंस पता लगती है। दूसरा आपका होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में ये चेक किया जाता है कि आप न्यू स्किल्स कितनी जल्दी सीखते हो। आपको वो कुछ टास्क देंगे, आपको कुछ वो काम सिखाएंगे और ये चेक करेंगे कि आप ये काम कितनी जल्दी सीख गए। ठीक है, ये टेस्ट होता है। तीसरा पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। इसमें ये चेक किया जाता है कि आपकी आपकी जो वैल्यूज हैं, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो बिलीफ सिस्टम है वो कैसी है। और इस राउंड को करने के लिए ज्यादातर क्या कराया जाता है? ग्रुप डिस्कशन राउंड कराया जाता है, और वहां पे ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स पूछे जाते हैं जिसका आंसर अगर आप फेवर में दो तो भी आप फंसोगे, अगर आप अगेंस्ट में हो तो भी आप फंसोगे। एक बार मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने गया था कुछ साल पहले, तो वहां पे पर्सनैलिटी टेस्ट चल रहा था ग्रुप डिस्कशन के राउंड पे। तो मेरे से अभी कह लो मेरे जो ग्रुप आया था 20 जनों का, वहां से सवाल पूछा गया था, क्या लड़कियां छोटे कपड़े इसलिए पहनती हैं कि वो लोगों को या फिर बॉयज को अट्रैक्ट कर सके? तो इस टॉपिक पर क्वेश्चन हमको ग्रुप डिस्कशन राउंड पे दिया गया था। तो 20 बच्चों में से 12 बच्चे ऐसे थे, या सॉरी बच्चे बोल रहा हूं मैं, 12 लोग ऐसे थे जो इसके फेवर में बोल गए थे कि लड़कियां छोटे कपड़े इसलिए पहनती हैं जस्ट बिकॉज कि वो उनको बॉयज को अट्रैक्ट कर सके। और उसी राउंड के बाद से ही उन 12 लोगों को बाहर निकाल दिया गया था
क्यों निकाल दिया गया था? ये चेक करने के लिए आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अगर आपकी थिंकिंग ही ऐसी है तो ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑलरेडी फीमेल्स काम कर रही हैं तो उनके प्रति भी आपकी थिंकिंग ऐसी ही होगी। तो इसलिए ऐसी जगहों पर जब आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होती है तो ग्रुप डिस्कशन राउंड में ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पूछे जाते हैं जिससे आपका वैल्यू सिस्टम पता लग जाता है। इसके बाद आता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट का मतलब क्या होता है भैया, जिस काम के लिए आए हो, जिस पर्टिकुलर वर्क के लिए आपने अप्लाई किया, क्या उसकी भी नॉलेज है कि नहीं, या फिर ऐसे मुंह उठा के चले आए हो, तो वो ट्रेड टेस्ट यहाँ पर होता है। इसके अलावा आपका इंटरेस्ट टेस्ट होता है। इंटरेस्ट टेस्ट बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशन में होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों के साथ कैसे घुल मिल रहे हो, आप कितनी जल्दी रिलेशन बिल्ड कर पा रहे हो, तो ये होता है हमारा इंटरेस्ट टेस्ट। तो ये 5 तरीके के टेस्ट होते हैं, आपको याद रखने हैं पांचों क्या चीज होती है। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है इन 1 मार्क। तो ये चीज हमारी हो गई। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? 2 चीजें हमने पढ़ ली सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले शॉर्टलिस्टिंग पढ़ लेगी। सबसे पहले ही जो भी हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं उसमें से हम अनक्वालिफाइड लोगों को या अनसुटेबल लोगों को पहले ही स्टेप में हम क्या कर देते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं। सेकंड टेस्ट में उनको बुलाया जाता है, उनसे टेस्ट लिए जाते हैं। तो हमने 5 तरीके के टेस्ट देखे। इंटेलिजेंस टेस्ट देखा, एप्टीट्यूड टेस्ट देखा, पर्सनैलिटी टेस्ट देखा, इंटरेस्ट टेस्ट देखा और ट्रेड टेस्ट देखा। इंटेलिजेंट टेस्ट में उनकी इंटेलिजेंट क्वेश्चन चेक किया है, उनकी रीजनिंग वगैरह कैसी है। एप्टीट्यूड टेस्ट में ये चेक किया कि न्यू स्किल्स कैसे जल्दी एक्वायर कर पाते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट में चेक किया उनकी वैल्यू सिस्टम क्या, उनकी थिंकिंग कैसी है। ट्रेड टेस्ट में ये चेक किया जाता है कि वो जिस पर्टिकुलर काम के लिए आए हैं उसकी उसका नॉलेज कैसी है। और इंटरेस्ट टेस्ट में ये चेक किया जाता है कि उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है, कैसे रिलेशनशिप वो जल्दी बिल्ड कर लेते हैं। जो इस पर्टिकुलर टेस्ट को क्लियर कर जाते हैं फिर उनको बुलाया जाता है पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए। और पर्सनल इंटरव्यू राउंड में मतलब एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है जिसमें एक इंटरव्यू होती है, इंटरव्यूअर होता है और इंटरव्यूई होता है, जिसमें 1 to 1 क्वेश्चंस करे जाते हैं इंटरव्यूई के साथ। और ये चेक किया जाता है कि एक्चुअल में जो पर्सन है, जो लिखता है, जो बोलता है, कि एक्चुअल में उससे वो बातें रिफ्लेक्ट होती हैं कि नहीं होती हैं। तो ये चीज चेक करी जाती है किसके अंदर? एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के अंदर। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं। एक बार मैं किसी स्कूल में, ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में नौकरी के लिए गया था। मेरे 4 इंटरव्यू हुए थे। एक प्रिंसिपल ने इंटरव्यू अलग किया था, एक आपके एचओडी ने अलग इंटरव्यू किया था, एक टीचर ने अलग इंटरव्यू किया था और एक एचआर ने अलग इंटरव्यू किया था। तो मेरे 4 इंटरव्यू हुए थे। उसके बाद जाकर मेरा सिलेक्शन हुआ था आफ्टर डेमो ऑफ द क्लास। ठीक है, पहले डेमो हुआ था क्लास का, ये चेक करने के लिए मैं बोल पा रहा हूं, मैं पढ़ा पा रहा हूं, मैं पढ़ा पा रहा हूं, मतलब मेरा ट्रेड टेस्ट हुआ था वहां पे मेरा इंटरेस्ट टेस्ट हुआ था कि क्लास को मैं एंगेज कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। उसके बाद मेरा 4 राउंड में इंटरव्यू राउंड हुआ था। देयर आफ्टर मेरा सिलेक्शन हुआ था और मैंने 2 हफ्ते बाद वो जॉब छोड़ दी थी क्योंकि मुझे मजा नहीं आ रहा था। ठीक है, इसके अलावा जब आपका इंटरव्यू हो जाता है तो आपका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि जो आपने रेफरेंस दिया है कि आपने पहले कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है या पहले आपका क्या बैकग्राउंड रह चुका है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, तो वो क्रॉस चेक किया जा सकता है। हर ऑर्गेनाइजेशन करती है नहीं करती उनके ऊपर डिपेंड किया था, बट किया जा सकता है। इसके अलावा आपके जो एप्लीकेशन होती है उसके अंदर आपके कुछ क्लोज रेफरेंस के नाम से भी पूछे जाते हैं, जिससे क्रॉस चेक किया जाता है फोन करके पर्टिकुलरली कि जो आपने बात बोली है वो सही बोली है कि नहीं बोली है। और आपने किसी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोला कि मैं यहाँ पे पहले काम कर चुका हूं, तो वहां पे भी फोन करके पूछ सकते हैं कि ये जो पर्सन बोल रहा है वो जेन्युइनली बोल रहा है, उसको वहां से क्यों निकाला गया, वो छोड़कर आया था या निकाला गया था। ये सारी चीजें चेक की जाती है रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक में। इसके अंदर वो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हम इनडायरेक्ट पर्सनल सोर्सेज से उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। एम्प्लॉय से पूछा जाता है नाम, एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर, जिससे हम वो वेरीफाई कर सके। इसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद हम सिलेक्शन लेते हैं कि किस कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्शन डिसीजन कब होता है? सिलेक्शन डिसीजन होता है हमारा टेस्ट, इंटरव्यू, रेफरेंसेस सब करने के बाद। देयर आफ्टर हम क्या करते हैं? मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं, क्योंकि कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें आपका फिजिकली फिट या मेंटली फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि आप राउंड से इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो, लेकिन उस पर्टिकुलर जॉब के लिए फिजिकली फिट हो कि नहीं या मेंटली फिट हो कि नहीं वो भी चेक किया जाता है। अगर आप नहीं हो तो फिर आपको वापस भेज दिया जाता है कि नहीं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाना पड़ता है। और ये सब कुछ करने के बाद आप अगर पास हो जाते हो तो आपको क्या किया जाता है? जॉब ऑफर की जाती है।
जॉब ऑफर के अंदर आपको बताया जाता है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है जिसमें आपको बोला जाता है कि आपको कब से ज्वाइन करना है, कहां ज्वाइन करना है, किस पोजीशन पे आपको ज्वाइन करना है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। और उसके बाद अगर वो आप अपॉइंटमेंट लेटर एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जिसके अंदर बताया जाता है क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगी एम्प्लॉयर के पार्ट पे, एम्प्लॉय के पार्ट में। इसमें बताया जाएगा आपको कितनी सैलरी मिलेगी, कितने आवर्स आपको काम करना पड़ेगा, कब कब आप छुट्टियां ले सकते हो, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये था हमारा पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। क्या इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है? द आंसर इज यस, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। और इस पे क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन आया था। इसमें क्वेश्चन आया था, मैं आपको बताऊं, इसमें ये क्वेश्चन आया था 3 नंबर में आया था, सिलेक्शन टेस्ट के बाद और मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले क्या क्या स्टेप्स होते हैं। क्वेश्चन बड़ा यूनिक आया था इसका। सिलेक्शन टेस्ट के बाद और मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले कौन कौन से स्टेप्स करते हैं स्टाफिंग प्रोसेस हो, सिलेक्शन प्रोसेस में, वो बताइए। तो इसका आंसर था एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक और सिलेक्शन डिसीजन। बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन इसमें से पूछा गया था। तो ये हमारे 2 प्रोसेस हमने पूरी कंप्लीट कर दी। पहली प्रोसेस हमने करी स्टाफिंग प्रोसेस और दूसरी प्रोसेस हमने कौन सी कंप्लीट करी, सिलेक्शन प्रोसेस। मैं आपको जरा एक बार पेज का व्यू दिखा दूं तो ये पूरा पेज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे बताओ अभी तक आपको कोई भी दिक्कत हो तो बताइए फटाफट से। अभी तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं रिक्रूटमेंट्स के बारे में। जैसा कि अगर आपको पता है, मैंने आपको बोला था ये चेक करने के बाद, रिक्वायरमेंट चेक करने के बाद कि कितने लोग हमको चाहिए, हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं लोगों को, एडवर्टाइज करते हैं। तो जो ढूंढना होता है, एडवर्टाइज करना होता है, वो हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी। अब जरा एक पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं रिक्रूटमेंट कैसे किया जाता है। तो जो आपके आपके कोर्स, आपकी स्क्रीन पर ये पर्टिकुलर टॉपिक ये रहा कि रिक्रूटमेंट कैसे किया जाता है। तो रिक्रूटमेंट 2 तरीके से किया जा सकता है, मैंने आपको बताया था, इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली का मतलब क्या होता है, आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट्स को ढूंढते हो उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, और एक्सटर्नली मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आप ढूंढते हो, बाहर से किसी को लेकर आते हो। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा इंटरनली में। इंटरनली हम 2 तरीके से ढूंढ सकते हैं एम्प्लॉय को, या तो ट्रांसफर करके या प्रमोशन देके। आई रिपीट, ट्रांसफर देके या प्रमोशन देके। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देना, या फिर एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में शिफ्ट कर देना। एक और क्या होता था, मॉर्निंग शिफ्ट से नाइट शिफ्ट में आप क्या कहते हैं, बदलाव कर देना। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज नहीं होती है, सैलरी चेंज नहीं होती है, बट पर्सन बदल जाता है। ये चीज क्लियर हो गई। तो ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, या फिर एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में, या मॉर्निंग शिफ्ट से नाइट शिफ्ट में। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, पहले कोई टीचर ए सेक्शन को पढ़ाता था, अब वो बी सेक्शन को भी पढ़ा रहा है, या ए सेक्शन से हटा के उसको बी सेक्शन में लगा दिया, तो इसको बोला जाता है ट्रांसफर। दूसरा होता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, कोई सीनियर टीचर छोड़ के गया तो जूनियर टीचर को ही प्रमोट करके सीनियर टीचर बना दिया गया, और वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा रहा है। वैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, कोई सीनियर एम्प्लॉय चला गया तो जूनियर एम्प्लॉय को प्रमोट करके सीनियर एम्प्लॉय बना दिया जाता है, इसको बोला जाता है प्रमोशन। तो प्रमोशन के अंदर आपका स्टेटस भी इंक्रीज होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज होती है, आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इंक्रीज होती है, और आपको फैसिलिटीज भी ज्यादा दी जाती हैं। तो इंटरनली हम 2 तरीके से हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को ढूंढ सकते हैं पर्टिकुलर चीज के लिए। एक होता हमारा ट्रांसफर और दूसरा होता हमारा प्रमोशन। ट्रांसफर के अंदर आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हो, एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में जाते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा नहीं बदलती, सैलरीज नहीं बदलती, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बदलती, बस आपको जो शिफ्टिंग हो जाती है। प्रमोशन में क्या होता है, आप एक जूनियर लेवल से सीनियर लेवल की तरफ जाते हो, इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सैलरी, स्टेटस, फैसिलिटीज सब इंक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं ये करने के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। तो सबसे पहले फायदा की बात करते हैं, मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेस।
अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज, डीमेरिट ऑफ इंटरनल सोर्सेज, और सिमिलरली मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज और मेरिट्स ऑफ डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज की। सबसे पहले एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहते हैं इंटरनल सोर्सेज के अंदर, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ हमारा चांस है प्रमोशन होने का। आई रिपीट, एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहते हैं इंटरनल सोर्सेज में, क्योंकि उनको लगता है कि कोई गया तो हमको प्रमोशन मिल जाएगा। दूसरा होता है इंटरनल सोर्सेज, बहुत ही सिंपल प्रोसेस होती है, हमको ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं तो इतनी माथापच्ची नहीं होती है। ये चीज क्लियर हो गया। तीसरा क्या होता है कि जिन लोगों को हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करते हैं तो उनको इंडक्शन ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी आप सुनोगे इंडक्शन वर्ड कहीं सुना था? हाँ बेटा सुना था। स्टाफिंग प्रोसेस का फोर्थ पॉइंट था हमारा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन का ही मतलब था इंडक्शन, जिसमें बोला जाता था कि कोई एम्प्लॉय को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस पर समझाते हैं, लोगों से मिलवाते हैं। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम इंटरनली ही एम्प्लॉय को ढूंढ रहे हैं तो भैया उसको अलग से फैमिली कराने की जरूरत नहीं, वो तो ऑलरेडी है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये पॉइंट, फोर्थ पॉइंट बहुत अच्छा है कि जिस डिपार्टमेंट में या जिस डिवीजन पे एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा हैं वहां से हटाकर इस ऑर्गेनाइजेशन में या इस डिवीजन में हम एम्प्लॉयज को इस डिपार्टमेंट में हम लोगों को शिफ्ट कर देते हैं। मतलब क्या, किसी डिपार्टमेंट में ज्यादा लोग हैं, किसी डिपार्टमेंट में कम लोग हैं, तो कुछ डिपार्टमेंट में बैलेंस नहीं है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में, तो शिफ्ट करके इधर भेज दिया जाता है। तो ये फायदा होता है किसके अंदर, इंटरनल सोर्सेज के अंदर होता है। ये चीज क्लियर हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं सरप्लस स्टाफ का। और जो पांचवा पॉइंट है हमारा, ये बहुत सस्ता होता है, इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं होती, बहुत ज्यादा इंटरव्यू टाइम वेस्ट नहीं होता, ये बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल होता है। तो 5 एडवांटेजेस पढ़े हमने। एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहते हैं जस्ट बिकॉज कि भैया हमको प्रमोशन का चांस मिलेगा। दूसरा सिंपलीफाई प्रोसेस होती है, ठीक है, क्योंकि हम एम्प्लॉयज को ऑलरेडी पहले से जानते हैं। तीसरा इंडक्शन ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो एम्प्लॉय है वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन से फैमिली, उनको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है। चौथा, किसी डिपार्टमेंट में ज्यादा तो वहां से शिफ्ट करके उस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज को ले आते हैं जिसमें लोग कम हैं। और फिफ्थ पॉइंट होता है इकोनॉमिकल होता है, सस्ता होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं डीमेरिट्स की, क्या क्या उसके नुकसान है। तो सबसे पहला नुकसान क्या है कि हम फ्रेश टैलेंट को नहीं लेकर आते, हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रेश टैलेंट को, न्यू ब्लड को नहीं लेकर आते। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। जो लेटेस्ट लोग हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करता है, जो मार्केट में भी नया नया है, उसको हम नहीं लेते हैं। ये सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है एम्प्लॉयज लेथार्जिक हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है प्रमोशन तो हमको ही मिलना है। पहले वाले में हमने देखा एम्प्लॉय मोटिवेटेड भी रहते हैं कि हमको प्रमोशन मिलेगा। दूसरे डीमेरिट में बता दिया हमको ही मिलेगा, तो क्या करें मेहनत करके भैया, तो वो लेथार्जिक भी हो जाते हैं। तीसरा बड़ा मजाकिया पॉइंट है कि एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल सोर्सेस कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसके पास पहले से एम्प्लॉय नहीं है, तो वो एम्प्लॉयज को ढूंढेगी क्या, तो वो लगाएगी क्या। तो न्यू ऑर्गेनाइजेशन को सारी चीजें एक्सटर्नली करनी पड़ती, वो इंटरनली कुछ भी चीज नहीं कर सकती। इसके अलावा स्पिरिट ऑफ कंपटीशन हैम्पर हो जाता है। क्यों भैया, चापलूसी चालू हो जाएगी, एक दूसरे को नीचा दिखाना चालू हो जाएगा, एक दूसरे के खिलाफ बैटल्स चालू हो जाएंगे इंटरनली कि मुझे प्रमोशन, मुझे प्रमोशन, मुझे प्रमोशन। तो ये स्पिरिट ऑफ कंपटीशन बहुत ज्यादा हैम्पर हो जाता है, बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। और लास्ट, अगर आप किसी इंप्लॉयज के बहुत ज्यादा ट्रांसफर करोगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वो जब तक सेटल होता है किसी पोजीशन में तो आप उसको शिफ्ट कर देते हो। ये आपको चीज क्लियर हो गई। तो ये था हमारा इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो अभी तक हमने देख लिया इंटरनल सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने देखा कि ट्रांसफर होता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ, एक होता है प्रमोशन होता है लोअर पोजीशन से अपर पोजीशन की तरफ। इसके साथ साथ हमने इसके मेरिट्स भी देख लिए और डीमेरिट्स भी देख लिए। अगर आपको मैं राज की बात बताऊं तो ये एग्जाम में बड़े सबसे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन होते हैं और ये बहुत ज्यादा पूछे जा चुके हैं और ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अच्छा हाँ, इसमें से एक बात और मैं बता दूं, ये जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल सोर्सेज, ये 1 मार्क में, 3 मार्क में, 4 मार्क में, 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है और जा भी चुका है, क्योंकि ये केस स्टडीज बनाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो
तो ये जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, आप इसको बहुत सिंसियरली पढ़िएगा, क्योंकि ये केस स्टडीज में बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा। तो अब हम पढ़ने वाले एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। सबसे पहले मतलब समझेंगे एक्सटर्नल सोर्सेस का मतलब क्या होता है, कि जो भी आप एम्प्लॉयज को ढूंढ रहे हो पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, वो आप किसी न्यू पर्सन को अब लेकर आने वाले। क्या बोला मैंने, जिस भी पोजीशन के आप किसी एम्प्लॉय को ढूंढ रहे हो, तो वो आप बाहर ढूंढ रहे हो, आप किसी इंटरनली किसी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली किसी पर्सन को आप उस पोजीशन पे नहीं रखना चाहते, आप किसी बाहर से उस पर्सन को लेकर आना चाहते हो, तो बाहर ढूंढने को बोला जाता है एक्सटर्नल सोर्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर आता हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। बहुत ही सिंपल होता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अंदर क्या होता है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एक नोटिस बोर्ड होता है, उस नोटिस बोर्ड पे लगाते हो एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। तो जो भी बाहर से निकलेगा उस पर्टिकुलर चीज को देखेगा, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा। इसको आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई कैजुअल बेस लेबर भी कह सकते हो, क्योंकि जब हम एक्चुअल में वैसे बाहर लगाते हैं तो नॉर्मली कैजुअल बेस का लेबर हो जाता है, बट हमेशा ऐसा नहीं है कि कैजुअल बेस हो। लेकिन आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये बोल सकते हो कि आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एक नोटिस बोर्ड पे लगा देते हो कि एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड है, तो जिस लोगों को लगता है कि मुझे जॉब चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन में आके अप्लाई कर जाते हैं, असेंबल हो जाते हैं, फिर उनका वो सिलेक्शन प्रोसेस चलता है जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। दूसरा आता है हमारा कैजुअल कॉलर्स। देखो ये वाला जो पॉइंट है ये मेरे साथ बहुत हो चुका है, कैजुअल कॉलर्स वाला बहुत बहुत बार हो चुका है मेरे साथ। अच्छा, मतलब क्या होता है कैजुअल कॉलर्स का, पहले ये समझते हैं। कैजुअल कॉलर्स का मतलब ये होता है, पहले आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया और वहां पे आपको जॉब नहीं मिली, किसी और को जॉब मिल गई। होता क्या है, एक महीने बाद 2 महीने बाद वो पर्सन जिसको जॉब मिली थी वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चला जाता है। तो अब क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो फिर से एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, फिर से खर्चा नहीं करती। वो क्या देखती है कि पहले जो भी रिज्यूम्स आए थे वो लिस्ट निकालेगी, फाइल निकालेगी, पहले जो भी मेरे पास एप्लीकेशन आई थी उसमें किसी एक पर्सन को उठाएगी, कॉल करेगी। क्यों कॉल करेगी, पहले इंटरेस्ट था, सो शायद अब भी इंटरेस्ट हो उनका काम करने का, तो उनको फोन करके पूछते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है, क्या आप इंटरेस्टेड हैं काम करने में? अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। तो ये मेरे सब स्कूल में हो चुका है। एक बार मैं जॉब के लिए अप्लाई करने गया था, वहां पे मेरे को जॉब नहीं मिली थी, किसी और को जॉब मिल गई थी। उसके बाद 1 महीने बाद मेरे पास कॉल आता है कि सर वैकेंसी है, कि आप पहले पढ़ाने के लिए आपने अप्लाई किया था, क्या अब पढ़ाना चाहते हो? तो ये चीज आती है कैजुअल कॉलर्स के अंदर। तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन पहले से अपने पास डेटाबेस रखते हैं जिन्होंने पहले अप्लाई कर रखा था, और जब भी कोई वैकेंसी आती है तो फिर वो उनको कॉल करके बुलाते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो फिर से काम कर सकते हैं। इस चीज से क्या होता है, उनका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जो है वो बच जाता है। तीसरा आता है एडवर्टाइजमेंट। देखो ये तो हम सबको पता है कि एडवर्टाइजमेंट हम लोग करते हैं, अखबारों में करते हैं एडवर्टाइजमेंट, मैगजीन्स में करते हैं एडवर्टाइजमेंट, और इसमें हम ये बताते हैं कि हमको एम्प्लॉयज चाहिए। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट करने का फायदा क्या होता है वो हम देख लेते हैं एक बार। एडवर्टाइजमेंट करने से क्या होता है कि बहुत ज्यादा लोगों के पास इंफॉर्मेशन जाती है कि आपको एम्प्लॉयज चाहिए, तो हमारे पास चॉइस बहुत ज्यादा हो जाती है सिलेक्शन करने की, हम उसमें से बेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गया। तो जो भी सीनियर पोजीशंस होती हैं या जो भी बहुत ज्यादा एक अच्छी रेप्यूटेड जॉब होती है, वो इसी मेथड से फुलफिल करी जाती है कि आप क्या करते हो, अखबार में एडवर्टाइजमेंट करते हो, मैगजीन में एडवर्टाइज करते हो और आप एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करते हो। इसके बाद हम पढ़ने वाले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। इसके अंदर क्या होता है, बड़ा ही सिंपल टॉपिक होता है। एक पर्टिकुलर जगह बनाई जाती है जिसके अंदर हमारे नौकरी देने वाले भी आते हैं और नौकरी लेने वाले भी आते हैं, वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, डिमांड सप्लाई होती है, जिसको जो समझ में आता है वो उसको नौकरी दे देते हैं। क्या बोला मैंने, एक ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है जहां पे जॉब लेने वाले भी आते हैं, जॉब देने वाले भी आते हैं, उनका इंटरेक्शन होता है, डिमांड सप्लाई देखते हैं कि किसको नौकरी चाहिए, किसका क्या है, और जो उनको स्किल के अकॉर्डिंग लगता है वो उनको जॉब दे देते हैं। ये होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं आगे वाले। फिफ्थ आता हमारा प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। अच्छा, ये दो बातें हैं लेकिन काम एक ही है। प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं हमारी छोटी जॉब पोजीशंस के लिए, और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं हमारी सीनियर पोजीशंस के लिए, जो हमारी
जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है, जो हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट के थ्रू आते हैं, और जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती है वो लोअर लेवल या फिर एम्प्लॉयज लेवल पर हमको जॉब प्रोवाइड करते हैं। तो प्लेसमेंट एजेंसीज क्या होती हैं, वो बहुत सारा डेटा इकट्ठा करती हैं, बहुत सारे लोग वहां पर जाके अप्लाई करते हैं और फिर उनके कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जो भी कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है और जो भी उनके पास बायोडेटा आए होते हैं या जो भी उनके पास सीवीज आए होते हैं, रिज्यूम्स आए होते हैं, वो मैच करके उनके पास फॉरवर्ड कर देते हैं और दोनों तरफ से वो कमीशन चार्ज करते हैं अगर उनकी जॉब लग जाती है तो, या पहले से ही कुछ कमीशन चार्ज कर लेते हैं जिसको रजिस्ट्रेशन चार्जेस वो बोल देते हैं। या कोई चीज समझ में आई? तो प्लेसमेंट एजेंसीज होता है छोटी पोजीशंस के लिए और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स आते हैं हमारी सीनियर पोजीशन के लिए जिसमें हमको टॉप लेवल पे चाहिए होता है। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट क्या होता है, इनके पास भी टॉप लेवल एम्प्लॉइज का डेटा रहता है, लोग इनके पास कंपनीज आती हैं और इनसे फिर एम्प्लॉइज को सिलेक्ट करती हैं और फिर उनके इंटरव्यू राउंड वगैरह होते हैं। तो ये चीज हमको समझ में आ गई प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के बारे में। 6 पॉइंट बच्चा इस चीज के पीछे पड़ा होता है जिसे बोला जाता है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट के मतलब क्या होता है, सबने 3 इडियट मूवी देखी होगी, कंपनीज इंटरव्यू करने आती हैं जिसमें पूछा गया था सैलरी का कितना लोगे डिस्कस कर ले। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि बहुत सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में लास्ट ईयर के अंदर बहुत सारी कंपनीज आती हैं, कैंपस से ही लोगों को रिक्रूट करके ले जाती है, ढूंढकर चले जाती है, वहां पर उनका इंटरव्यू राउंड वगैरह होता है, सिलेक्शन होता है, इसको बोला जाता है कैंपस रिक्रूटमेंट। इसके अलावा 7th पॉइंट तो घर घर में चलता है, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। मतलब जो हमारे यहाँ ऑलरेडी पहले से एम्प्लॉय बैठा होता है, हम उससे बोलते हैं भाई तेरी नजर में कोई बंदा है जो इस काम को कर सके, अगर है तो उसको बुला दियो, कल से काम पर आ जाए। जैसे हमारे साथ नहीं होता कि कोई काम वाली छोड़ के चले जाती है या किसी दूसरे की काम वाली से हम बोलते हैं कि तेरी नजर में कोई काम वाली हो तो हमको बता देना। तो ये क्या है हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। मतलब हमने किसी प्रेजेंट एम्प्लॉय से पूछ रहे कि तेरी नजर में कोई है कि नहीं, रेफरल करते हैं, चाहे वो फ्रेंड हो चाहे वो रिलेटिव। इसके अलावा जो हमारा 8th नंबर का जो हमारा एक्सटर्नल सोर्स आता है वो है हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर किस लिए होता है, जो लेबर लोग होते हैं ना, जो अनस्किल्ड काम करते हैं, जो मीन कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वेज लेबर का काम करते हैं, जो शॉर्ट नोटिस के अंदर बहुत ज्यादा लेबर को प्रोवाइड कर देते हैं, वो होते हैं हमारे लेबर कॉन्ट्रैक्टर। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट ऑफ टेलीविजन, देखो ये नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट का ही एक्सटेंशन है। एक था हार्ड कॉपी में एडवर्टाइजमेंट करा रहे हो, एक है आपका टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करा रहे हो, नीचे वाला तो और भी अच्छा वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग मतलब इंटरनेट की वेबसाइट बहुत सारी आ गई है, नौकरी.com, monster.com, jobdeko.com, indeed.com, shine.com, इतने ज्यादा एग्जाम्पल भरे पड़े हैं कि गिनती ही नहीं है। ठीक है, लिंक्डइन हो गया जॉब देने वाला एक तो सबसे बड़ा। तो ये होते हैं हमारे वेब पब्लिशिंग कि आप इंटरनेट के थ्रू आप अपनी जॉब सीख कर रहे हो और आप जॉब के लिए लोगों को रिक्रूट कर रहे हो। तो ये थी हमारी क्या एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अच्छा, वैसे मैं आपको वही बोलूंगा, कोई भी 6 याद कर लेना अच्छे से हेडिंग के साथ, और दूसरा बाकी 10 के 10 आपको पता होने चाहिए। क्यों पता होने चाहिए? क्योंकि केस स्टडी के अंदर कुछ भी दिया जा सकता है और आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब हमने ये वाला पेज भी कंप्लीट कर लिया, हमारे चैप्टर के 2 पेज कंप्लीट हो गए और छोटा सा पार्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे तो आज की जो हमारी सेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के मेरिट्स की एंड डीमेरिट्स की। एक्सटर्नल सोर्सेज से क्या क्या फायदा होता है ऑर्गेनाइजेशन को, क्या क्या नुकसान होते हैं, फटाफट से वो कंप्लीट करते हैं और आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा मेरिट आता है वो है कि हमको बहुत ज्यादा क्वालिफाइड लोग मिलते हैं, बहुत ज्यादा ट्रेंड लोग मिलते हैं, हम उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। इंटरनली क्या होता है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी हैं वो ही आएंगे, और लेकिन जो हम बाहर से आएंगे तो बाहर से हमको और एक्स्ट्रा क्वालिफाइड या एक्सटर्नल ट्रेंड लोग मिल जाएंगे। और दूसरा जो सबसे मेजर हमारा इंपॉर्टेंस है वो है वाइडर चॉइस। मतलब क्या बहुत सारे लोगों में से अपना मनपसंद का कैंडिडेट या बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट को चूज कर सकते हैं। तीसरा फ्रेश टैलेंट आता है, नए नए नौजवान लोग आते हैं, न्यू स्किल्स आती हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तीसरा कंपटीशन इंक्रीज होता है हमारा एक्सटर्नल एग्जिस्टिंग स्टाफ के अंदर। अच्छा, ये बाहर से आया या मैं आपको होशियार समझता है, चलो इसके संग हम काम करते हैं, इससे दिखाएंगे कि हम ज्यादा उससे बेहतर है। ये आपको चीज क्लियर हो गई? तो ये थे हमारे 4 मेरिट्स। और अब बात करते हैं डीमेरिट्स के बारे में। तो डीमेरिट्स क्या? सबसे पहला डीमेरिट है कि भैया हमारे इंटरनल वालों का प्रमोशन का चांस मर गया।
तो ये चीज आती है कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, वो डिससेटिस्फाइड फील होते हैं क्योंकि उनकी प्रमोशंस के जो चांसेस हैं वो कम हो गए। दूसरा जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज चीज का, कि सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही ज्यादा लेंथी होता है। पहले रिक्रूट करो, फिर सेलेक्ट करो, फिर चेकिंग करो, टेस्ट करो, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। और लास्ट जो इसका डीमेरिट है वो है कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोसेस होती है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ती है, तब जाके आपको कोई ढंग का एम्प्लॉय मिलता है। तो ये था हमारा आज का एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, उसके मेरिट डिमेरिट्स। तो आज हमने क्या किया, हमने स्टाफिंग प्रोसेस समझी, हमने सिलेक्शन प्रोसेस समझी, हमने इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज समझा। तो आज के सेशन में इतना ही, कल मिलते हैं, चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। टाटा।